मेरा नाम रोमिल है। मैं एक ऐसी दुनिया में रहती थी जहां सब कुछ सुखद और रंगीन था। एक साधारण परिवार से संबंध होने के बावजूद मेरा जीवन किसी राजकुमारी के सपने से कम न था। मेरे परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी मेरी आंखों में आंसू तक नहीं आए। अब मेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। मेरी शादी पास थी। हर लड़की की तरह मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरे घर का हर कोना खुशी से जगमगा रहा था। लोग मुझे आशीर्वाद देते थे, ईश्वर करे तेरा ससुराल तेरे लिए स्वर्ग बन जाए। पर किसे खबर थी कि स्वर्ग तो दूर की बात, मुझे तो नरक के दरवाजे पर धकेल दिया जाएगा। मेरी सारी उम्मीदें और सपने एक पल में चकनाचूर हो गए जब शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे बेदर्दी से घर से निकाल दिया और हमेशा के लिए मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। हमारे घर में एक और व्यक्ति भी रहता था, पिताजी के एक मित्र का बेटा, जिसका नाम आकाश था। उसका सम्मानित और आकर्षक चेहरा लोगों को प्रभावित कर देता था। मैंने उसे हमेशा अपने सगे भाई की तरह देखा। हालांकि वह मेरा सगा भाई नहीं था। वह ज्यादातर शांत रहता था और सिर्फ अपने काम से काम रखता था। लोग उसकी मेहनत और हमारे परिवार के साथ उसके सम्मान की वजह से उसकी तारीफ करते थे। वह हमेशा लड़कियों से आंखें झुकाकर बात करता था, इसलिए मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह ऐसा घिनौना काम करेगा जिससे मेरी दुनिया उजड़ जाए। एक सूना घर और आकाश का बदलता व्यवहार। शादी की तैयारियों ने घर में एक अजीब सी रौनक भर दी थी। घर की महिलाएं दिन भर बाजारों में खरीदारी करती रहती थीं। पिताजी और भाई अपने काम पर होते थे। मेरी बड़ी बहन अनुष्का अपने छोटे बच्चों के साथ हमारे घर आ गई थी ताकि तैयारियों में मदद कर सके। चूंकि वह बच्चों की वजह से बाहर नहीं जा सकती थी, मैं उन दोनों का ध्यान रखती थी और माँ, भाभी और बाजी सब मिलकर बाजार चली जाती थीं। मैं घर के अंदर से अच्छी तरह दरवाजे बंद कर लेती थी क्योंकि मैं ज्यादातर घर में अकेली ही रहती थी। कभी कभी आकाश भी घर में होता था। वे लोग तो घर से बाहर सारा दिन शॉपिंग करते रहते और शाम को ही वापस आते थे। मैं उन सबके लिए खाना बनाकर रख देती थी और अपनी बहन के बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती थी। घर के काम करते करते मैं बहुत थक जाती थी, इसलिए माँ ने मेरी मदद के लिए एक नौकरानी भी रख ली थी। वह शाम को अपने घर चली जाती थी और फिर बाकी का काम मैं खुद कर लेती थी। उस बेचारी के भी बच्चे थे और उसे उनके लिए खाना बनाना होता था। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। एक शाम नौकरानी के जाने के बाद मैं रसोई में चाय बना रही थी जब आकाश दफ्तर से अचानक जल्दी आ गया। उसका व्यवहार आज रोज की तरह नहीं था। वह रसोई में आया और मुझसे चाय बनाने को कहा। मैंने उसके लिए भी एक कप चाय बना दी। वह मेरी ही उम्र का था, इसलिए मैं उसका नाम लेकर बात करती थी। आकाश चाय कहकर रसोई से वापस नहीं गया, बल्कि वहीं खड़ा होकर मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब भाव थे जो मुझे समझ नहीं आए। पता नहीं क्यों वह आज मुझे इतना घूर कर देख रहा था। वह मुझे सिर से पांव तक देख रहा था और मुझे उसकी नजरों से कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं उसकी इन हरकतों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक पल के लिए तो मुझे उसकी नजरों से डर लगने लगा। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। उसकी नजरों में एक अजीब सी बात थी। ऐसा आज पहली बार हुआ था। इससे पहले उसने कभी मुझे नजर भरकर देखा तक नहीं था। वह तो मुझसे बात भी नहीं करता था, हालांकि हम एक ही घर में कई सालों से रहते थे। मैंने उसे वहां से हटने के लिए कहा कि तुम अपने कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हारी चाय लेकर आती हूँ। वह अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि आज न जाने आकाश को क्या हो गया है। चाय बनाने के बाद मैं उसके कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने सिर्फ जीन्स पहनी हुई थी, ऊपर कमीज नहीं थी। उसे इस हालत में देखकर मैंने अपनी नजरें झुका ली और मैं कुछ शर्मिंदा सी हो रही थी। मैं चाय की ट्रे रखकर वापस जाना चाहती थी, लेकिन अचानक आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। मैं उसकी इस हरकत को समझ नहीं पाई। उसकी आज की हर बात अजीब लग रही थी। उसका मुझे देखने का अंदाज मुझे डरा रहा था। पिछले कई दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि आकाश की हालत बहुत अजीब हो गई है। वह हर वक्त शांत रहता था और पता नहीं कहाँ खोया खोया रहता था। घर में वह पहले पिताजी से बातचीत कर भी लिया करता था, लेकिन अब वह उनसे भी कोई बात नहीं करता था। दफ्तर से आते ही तुरंत अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था। खाने के वक्त खाना खा लेता था या फिर हमें उसे बार बार कमरे से खाना खाने के लिए बुलाना पड़ता था। मुझे नहीं मालूम कि उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई थी। जब भी कोई उसे बुलाने जाता तो वह चौंक जाता था। मैंने यह सब महसूस कर लिया था और मैंने सोचा कि इस बारे में पिताजी को बताऊंगी कि आकाश को न जाने क्या हो गया है। वह तो बिल्कुल ही बदल गया है। घर में होते हुए भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। न वह हम लोगों के साथ बैठकर बातचीत करता है, न पहले की तरह हंसता और बोलता है। माता पिता को इस तरह परेशान देकर मैं उन्हें तसल्ली देती कि वह तो हमेशा से ही ऐसा है, और यह बात एक हद तक सच भी थी। इससे पहले कि आकाश मुझे कुछ कहता, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं उसके कमरे से बाहर आ गई।
आज माँ, भाभी और बाजी बाजार से वक्त से पहले ही आ गए थे। वे कहने लगे कि आज तुम्हारे ससुराल वाले हमारे घर आ रहे हैं, इसलिए हम जल्दी आ गए हैं। वे उन लोगों के साथ कुछ देर बातचीत करना चाहते थे और फिर मैं कुछ देर उनके साथ बैठकर अपने कमरे में आ गई और लगातार आकाश के इस व्यवहार के बारे में सोचती रही। मेरे दिमाग में उसकी हरकतें बार बार घूम रही थीं, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी उलझन बढ़ती ही चली जा रही थी। भयानक सच्चाई का सामना। मेरी शादी को अब सिर्फ 1 महीना ही रह गया था। धीरे धीरे ये महीना भी बीत गया और मेरी मेहंदी का दिन भी आ गया। उस दिन मैं अपने कमरे में थी और अच्छे तरीके से तैयार हो रही थी। आज का दिन और आने वाले जितने भी दिन थे मेरे लिए बहुत खास होने वाले थे। मैं अपने इन आने वाले दिनों के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी। मैं अपनी शादी के लिए बहुत खुश थी। मुझे अपना घर बहुत याद आने वाला था, क्योंकि मैंने अपने माता पिता के घर में जितना भी वक्त बिताया था बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे दुनिया की हर खुशी दी थी, कभी मेरी आंखों में आंसू तक नहीं आने दिया था। मैं अभी इस घर को छोड़कर जाने वाली थी। मैं इसी परेशानी में घूम रही थी और साथ ही साथ यह भी सोच रही थी कि न जाने ससुराल जाने के बाद उनका व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा, क्योंकि शादी से पहले तो सब अच्छे होते हैं और शादी के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा है। मेरा होने वाला पति न जाने मेरे साथ किस तरह पेश आएगा। तभी मेरी माँ ने कहा कि वे लोग थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म करने के लिए आ रहे हैं। हमें तैयार होकर हॉल में जाना था, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन एक बड़े हॉल में था। मेरी और मेरे होने वाले पति सूरज दोनों की मेहंदी होने वाली थी। मुझे आज सुबह से ही बुखार हो रहा था और तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सर्दियों के दिन चल रहे थे और ज्यादा पानी में हाथ डालने की वजह से मुझे ठंड लग गई थी, इसलिए बुखार और जुकाम हो गया था। हम सब लोग एक साथ हॉल में चले गए। वहां पर मेरी और सूरज की मेहंदी की रस्म हो गई। सब लोग बहुत खुश थे और हम सब ने मिलकर काफी सारी तस्वीरें खींची थीं। सूरज मुझे देखकर बहुत खुश हो रहा था। मैं भी उसे देख देख कर शर्मा रही थी, क्योंकि मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। माँ ने जब मेरी तबीयत पूछी तो मुझे बहुत तेज बुखार था। उन्होंने मुझे आकाश के साथ घर वापस भेज दिया, क्योंकि हॉल में तो मुझे आराम नहीं मिल सकता था। माँ ने आकाश से कहा कि तुम इसे घर छोड़कर वापस आ जाना। आकाश मुझे गाड़ी में बैठाकर घर छोड़ने आ गया। मैं देख रही थी कि उसकी नजरें बार बार मुझ पर ही थीं। वह शीशे से पीछे की तरफ मुझे देख रहा था। थोड़ी ही देर में हम घर पहुंच गए। आकाश भी मेरे साथ घर के अंदर आ गया। मुझे लगा कि शायद उसका कोई सामान रह गया होगा, लेकिन उसने तो घर के अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैं तो सीधा अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मुझे बुखार था। मुझे अभी दवा भी खानी थी। आकाश और मैं घर में अकेले थे। घर में हमारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मैं उस वक्त अपने कमरे में खड़ी हुई अपनी दवा ढूंढ रही थी, जो मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मुझे दवा मिल गई, जो मैंने अपने तकिए के नीचे रखी थी और भूल गई थी। दवा खाने के बाद मैंने कपड़े बदल लिए और मैं बिस्तर पर बैठकर सोच रही थी कि लड़कियों की भी क्या जिंदगी होती है। यही तो वह आंगन था जहां मैं खेलकर बड़ी हुई थी, और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही थी। यह सोचकर ही मैं उदास हो गई थी। तभी अचानक मुझे कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। जब मैंने दरवाजे की तरफ नजर घुमाई तो वहां पर आकाश खड़ा था, मगर आज वह आकाश नहीं था जिसे मैं जानती थी। उसकी आंखों में जुनून था और एक अजीब सा गुस्सा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती या संभलती, तो उसने अचानक दौड़कर मुझे अपनी पकड़ में जकड़ लिया और फिर उसके बाद उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। मैं उसे बार बार कह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी शिकायत माँ और पिताजी से कर दूंगी। लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज उसके कानों में जा ही नहीं रही हो। मैं खुद को उससे छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वह एक मर्द था। मर्द तो वैसे भी काफी मजबूत होते हैं। यह सब कुछ मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। यह हादसा मेरे लिए मर जाने लायक था। मेरे होश हवास ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। फिर इसी तरह चीखते चिल्लाते मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो आकाश मेरी कमर पर न जाने क्या लिख रहा था। मैं बिल्कुल शांत होकर रह गई थी। वह जलती हुई सिगरेट से मेरी कमर पर कुछ लिख रहा था। मेरी कमर तकलीफ से चूर चूर हो रही थी, क्योंकि जलती हुई सिगरेट मेरे शरीर पर जलती हुई महसूस हो रही थी और मेरी कमर की चमड़ी जल रही थी। शायद खून भी बह रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा शरीर कोई भी हरकत करने के लायक नहीं रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर के अंदर से जान निकाल ली है। मैं बिल्कुल बेजान थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आकाश मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है।
मैं बुरी तरह से सिसक रही थी, रो रही थी और तड़प रही थी। मगर जल्दी ही मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद पर काबू कर लिया। अगर इस बारे में किसी को पता चल गया कि मुझ पर क्या मुसीबत गुजर चुकी है, तो न जाने क्या होगा और मेरी बदनामी अलग हो जाएगी। अब तो मेरी शादी होने में भी ज्यादा वक्त नहीं है और मेरे माता पिता अलग परेशान हो जाएंगे। नया जीवन, पुराने जख्म। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और बिस्तर पर जब मैं लेटी तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी बाहर सब लोगों की बोलने की आवाज आ रही थी। आकाश मेरे कमरे से जा चुका था। शायद सब लोग घर वापस आ गए थे। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपने आप को सामान्य किया। थोड़ी देर बाद माँ और बाजी मेरे कमरे में आ गईं। जब माँ ने मेरा चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई और बिना कुछ कहे समझ गईं कि मैं परेशान हूँ। उन्हें यह भी लगा कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा, क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है? तुम क्यों इतनी उदास लग रही हो? अगर ऐसा ही है तो कल हम तुम्हें किसी और डॉक्टर को दिखा देते हैं। उसकी दवा से तुम्हारी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोकर माँ से कहा, कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने दवा खा ली है और मेरी तबीयत भी ठीक है। बस आपको ऐसा ही लग रहा है। तभी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, अगर तुम आने वाले वक्त की वजह से परेशान हो तो फिक्र मत करो। हर लड़की के लिए यह वक्त जरूर आता है। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने दिमाग पर किसी तरह की परेशानी सवार मत करो। वे मुझे और भी कई तरह से तसल्ली देकर गईं, लेकिन मेरा दिमाग तो कहीं और ही उलझा हुआ था। मैं अपनी शादी को लेकर जितनी खुश थी, मेरी सारी खुशियां पूरी तरह से खत्म हो गई थीं। मैं दिल ही दिल में अपनी माँ से कहने लगी, माँ, आपको नहीं पता कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। अगर आपको अपनी बेटी की तकलीफ के बारे में पता चले तो शायद आपका दिल धड़कना भूल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ आपके ही घर में कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। तभी माँ मुझे सोने का कहकर वहाँ से चली गई और साथ ही साथ बाजी भी चली गई। मैं जानती थी कि वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी और अकेले में बैठकर रोएंगी, क्योंकि वे किसी के सामने तो रोती नहीं थीं और न ही किसी के सामने कमजोर पड़ती थीं। वे जानती थीं कि अगर वे भी कमजोर पड़ गईं, तो अपनी बेटी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ और पिताजी मुझे ज्यादा प्यार करते थे। नया आगाज और एक नया राज। मीन्स अगले दिन मुझे हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर अपने ससुराल चले जाना था। कल तक मेरे एहसास बिल्कुल अलग थे। मैं आने वाले वक्त के ख्यालों में खोई हुई थी, मगर अब मुझे बार बार डर महसूस हो रहा था। मुझे डर लग रहा था कि न जाने अब क्या होगा। अगर यह सब कुछ मेरे पति को पता चल गया तो वह पक्का मुझे शादी की पहली ही रात तलाक देकर घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि मैं कुंवारी हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरी इज्जत तो किसी के हाथों खराब हो चुकी है। मैं डरते डरते दिल में कई तरह के ख्याल पैदा कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया। सब लोग बहुत खुश थे और सबके खुश चेहरे देखकर मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। जब मेरे परिवार के लोगों ने देखा कि मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। कोई भी मेरे दिल के हाल को नहीं जानता था। मैं जब भी उस आकाश को देखती तो मुझे उससे नफरत हो रही थी। दिल कर रहा था कि मैं उसको जान से मार डालूं। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। आखिर उसे ऐसा करके क्या मिला? मेरी शादी की रस्में हो चुकी थीं, पर मैं एक भी रस्म से खुश नहीं थी। मैं तो बिल्कुल बेजान हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई रोबोट हूँ और सब लोग मुझे अपने तरीके से चला रहे हैं। जो जैसा कहता मैं वैसा वैसा करती जा रही थी। इसी तरह मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। जब मैंने ससुराल आने के बाद अपने पति सूरज के हंसते मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा तो मैंने कई बार अपनी आंखें झपकीं, मगर न जाने क्यों आकाश को इस रिश्ते पर बहुत एतराज था। माँ और पिताजी ने जहाँ से भी सूरज के बारे में पता करवाया था, तो हर जगह से उन्हें यही सुनने को मिला था कि लड़का बहुत अच्छा है, और वे बेफिक्र हो गए थे। उन्हें लगा कि शायद आकाश को कोई गलतफहमी हुई होगी। आकाश ने उस दिन के बाद बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में कोई राय नहीं दी थी। वह बिल्कुल गुमसुम होकर रह गया था। और अब जब शादी से एक दिन पहले उसने मेरे साथ यह सब किया, मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। जब मैं पहली रात कमरे में दाखिल हुई तो सूरज ने मुझे देखकर कोई गुस्सा या अफसोस जाहिर नहीं किया। उसने नरमी से मुझे बुलाया, रोमिल, मेरी तरफ देखो। मैंने डर और शर्मिंदगी से नजरें झुका रखी थीं, लेकिन उसकी आवाज में गहरी चिंता और हमदर्दी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसके शब्दों ने मेरे दिल की धड़कनें रोक दी। मैंने कांपते हुए पूछा, आपको कैसे? सूरज ने मुझे अपनी कमर दिखाने का इशारा किया। जब मैंने तुम्हारी कमर देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तुम्हारी कमर पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ा। मैं उन्हें रोता हुआ देखकर घबरा गई थी और जब पलटकर मैंने उन्हें देखा तो वे बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की, मगर वे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। न जाने उन्हें किस बात का गम था जो उन्हें रुला रहा था। मेरी कमर पर ऐसा क्या लिखा हुआ था जिस वजह से उनकी यह हालत हो गई थी?
तभी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सो जाओ और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। अगले दिन जब मेरी सास ने मुझे सूरज के साथ कमरे में भेजा तो वहां जाने के बाद मैं आकाश का सामना नहीं करना चाहती थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो वहां सूरज पहले से ही मौजूद था। मैंने डर और शर्मिंदगी से नजरें झुका रखी थीं, लेकिन सूरज ने मुझे देखकर कोई गुस्सा या अफसोस जाहिर नहीं किया। उसने नरमी से मुझे बुलाया, रोमिल मेरी तरफ देखो। जब मैंने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में गहरी चिंता और हमदर्दी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसके शब्दों ने मेरे दिल की धड़कनें रोक दी। मैंने कांपते हुए पूछा, आपको कैसे? वह मेरी कमर पर लिखी हुई तहरीर को देखकर रोने लगा था। उसे यह तहरीर पहले भी कहीं देखी हुई महसूस हुई। उसने मेरे पिताजी से कहा कि आपकी बेटी के साथ यह हुआ है और उसके बाद से वह हमारे साथ सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। आप मेरे पिताजी को जानते हैं? नहीं, सूरज ने जवाब दिया, लेकिन उसकी तहरीर मेरे पिताजी की तहरीर से मिलती जुलती थी। मुझे याद है जब मैं बचपन में स्कूल जाता था, मेरे पिताजी की तहरीर देखकर मैं बहुत हैरान हो जाता था। यह तहरीर मेरी कमर पर आकाश ने लिखी थी। मैंने सूरज को आकाश की सारी कहानी सुनाई, लेकिन मैं नहीं जानती कि उसका आपसे क्या ताल्लुक है। आकाश मेरा सगा भाई है। इस खुलासे ने मेरे दिल में एक जोरदार झटका दिया। क्या? मैंने बुदबुदाकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? दरअसल बचपन में हम अलग हो गए थे। मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरी माँ का देहांत हो गया था और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया और मेरे पिताजी ने मुझे अपने दोस्तों के पास भेज दिया ताकि मेरी अच्छी तरह से परवरिश हो सके। तो क्या आप और आकाश जुड़वां भाई हो? मैंने पूछा। नहीं, सूरज ने कहा, हम अलग अलग हैं और एक दूसरे से बहुत अलग हैं। लेकिन वह आपकी तहरीर की नकल क्यों कर रहा था? दरअसल हमारे पिताजी की भी तहरीर उसकी तहरीर से मिलती जुलती है। मुझे याद है जब मैं बचपन में स्कूल जाता था, मेरे पिताजी की तहरीर देखकर मैं बहुत हैरान हो जाता था। ये सब कुछ तो बहुत अजीब है, मैंने कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिक्र न करो, सूरज ने मुझे तसल्ली दी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सूरज ने मुझे बताया कि वह एक गुप्त संगठन का सदस्य था जो मानव तस्करी और लड़कियों को अगवा करने वाले गिरोह के खिलाफ काम कर रहा था। उसके पिताजी भी इसी संगठन के एक अहम सदस्य थे। आकाश का ताल्लुक भी इसी संगठन से था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वह एक खतरनाक व्यक्ति था। वह अपने काम में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहता था और इसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। मैंने उसकी हरकतों के बारे में अपने पिताजी से बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वह ऐसी हरकतें करे तो तुरंत उसका नाम पुलिस को दे दो, लेकिन मैं अपने पिताजी की बात नहीं माना। मैंने सोचा कि एक बार मैं उससे खुद बात करता हूँ। जब आकाश को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा कि तुम्हें मैं अपने काम में शामिल करूंगा और फिर मैंने उससे साफ इनकार कर दिया कि मैं यह काम नहीं कर सकता। लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। मुझे लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि मुझे अपनी तरफ खींच सके, सूरज ने कहा। इसके पीछे एक और भी वजह हो सकती है कि वह मुझसे इस बात का बदला ले रहा था जो मैंने उसके काम में शामिल होने से मना किया था। आकाश की सच्चाई। सूरज ने मुझे बताया कि आकाश एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। वह लड़कियों को अगवा करता था और उन्हें अलग अलग देशों में बेचता था। उसका यह काम बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उसे इससे बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल हो रहा था। इसके साथ साथ उसने एक और भी काम शुरू कर दिया था। लड़कियों के साथ ज्यादती करने के बाद वह उनकी कमर पर तहरीर लिख देता था। वह उन लड़कियों को दोबारा किसी और को बेच देता था। यह बात हमारे पिताजी को पता चली थी और उन्होंने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात की थी। सूरज ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी कमर पर लिखी हुई तहरीर भी उसने लिखी होगी और उसने तुम्हारे साथ भी वही किया है जो वह उन दूसरी लड़कियों के साथ करता था। क्या? मैंने कांपते हुए कहा। आप ये कैसे कह सकते हैं? उसने यह काम इसलिए किया था ताकि उसे किसी तरह की बदनामी न हो, सूरज ने कहा। उसकी तहरीर हर जगह मशहूर हो रही थी। अब हर कोई उसकी तहरीर को जानता था। लेकिन वह हमारे परिवार के साथ क्यों रहता था? मैंने पूछा। वह अपने घर क्यों नहीं जाता था? वह हमारे घर से तो चला गया था, सूरज ने कहा, लेकिन उसे अपने पिताजी से प्यार था। उसे लगता था कि मेरे पिताजी ने उसे अकेला छोड़ दिया है। मैंने पिताजी से इस बारे में बहुत बात की, सूरज ने कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगता है कि इस कहानी में कोई और भी राज छिपा है, मैंने कहा। हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सूरज ने कहा, और हम मिलकर इस राज को खत्म करेंगे। आकाश की सच्चाई सामने आने पर सूरज और रोमिल ने एक खतरनाक सफर का आगाज किया ताकि वे उसके जुर्म को रोक सकें। रोमिल की कमर पर लिखी हुई तहरीर एक अहम सबूत बन गई। उन दोनों ने मिलकर काम किया और आकाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। वे अपने पिताजी को भी इस बारे में सूचित करते थे। जब यह सबूत पुलिस के सामने पेश किए गए तो आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब रोमिल को इस बात का यकीन हो गया था कि सूरज उसे अपने साथ नहीं छोड़ेगा। उसने उसे पूरी कहानी बताई थी और उसने रोमिल को इस बात का यकीन दिलाया था
कि वह उसे अपने साथ रखेगा। सूरज एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने रोमिल को हर तरह से सुकून दिया। सूरज और रोमिल की जिंदगी में नया मोड़ आया। रोमिल के दिल में फिर से उम्मीदों की किरण जागी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में अभी और भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। वह जानती थी कि उसका पति उसके साथ है और वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है।